नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर विनीता हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी हरिद्वार उत्तराखंड के कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपसे राजनीति विज्ञान विषय के बीए सेकंड सेम के एक पेपर भारतीय सरकार एवं राजनीति के टॉपिक उदारवादी उपागम पर अपने विचार बताऊंगी कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि उदारवाद का अर्थ, परिभाषा, विकास, विशेषताएं, समकालीन उदारवाद, उदारवाद की आलोचना और मूल्यांकन, इनके विषय में मैं आपसे एक लघु ऑडियो के द्वारा अपने विचार आपसे साझा करूंगी। मैं आशा करती हूं कि सभी को मेरी स्पष्ट आवाज़ आए और मेरी भाषा समझ आए और कोशिश करूंगी कि उदारवाद सरल शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। तो उदारवादी उपागम का अर्थ क्या होता है? उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी से हुई है। इस दृष्टि से यह स्वतंत्रता से संबंधित है, क्योंकि लिबर्टी को अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता कहते हैं। उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत, और अगर साधारण शब्दों में कहें तो उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से ही होता है और उदारवादी लोग मूल रूप से स्वतंत्रता पर ही बल देते थे और स्वतंत्रता के विषय में ही वो प्रत्येक व्यक्ति से उसकी स्वतंत्रता के विषय में बात करते थे, जो बहुआयामी होता है, जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। इसी के आगे मैं उदारवाद की परिभाषा के बारे में आपको बताऊंगी। राजनीति विज्ञान विषय के अनेकों चिंतकों ने इसकी अनेकों परिभाषाएं दी हैं, लेकिन इनमें एक थिंकर हुए हैं लास्की, जो लास्की कहते हैं कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्रकृति है। इसी के आगे दूसरे थिंकर्स लुई वेसरमैन के अनुसार उदारवाद को भावात्मक तथा वैचारिक दृष्टि से एक ऐसे आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में समर्पित रहा है। उदारवाद का अर्थ हम मुख्यतः 3 अर्थों में जान सकते हैं। साधारण शब्दों के अनुसार उदारवाद एक ऐसा दर्शन या विचारधारा है जो सत्ता के केंद्रीकरण या प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करती है। दूसरे संकीर्ण अर्थ में उदारवाद अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र जैसे विषयों तक ही सरोकार रखता है, जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण और शासकों के चुनने और हटाने की वकालत करता है। तीसरे व्यापक अर्थ में यह एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण है जो मानव के विभिन्न बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनैतिक संबंधों के विश्लेषण एवं एकीकरण का प्रयास करता है। उदारवाद को सामाजिक क्षेत्र में देखें तो यह धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है। दूसरे धार्मिक रूढ़िवाद से मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार का समर्थक है। समाजवाद के अनुसार यह उत्पादन और वितरण पर
राज्य के नियंत्रण की वकालत करता है। राजनीतिक अर्थ में यह व्यक्ति की अधिक से अधिक छूट देने के पक्ष में है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हर रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषक है। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दमन का विरोध करता है। यानी यह एक गतिशील दर्शन भी है जिसका मूल उद्देश्य केवल मानव की स्वतंत्रता से है। यानी उदारवाद को अगर हम अभी तक परिभाषित करें तो उसका मूल उद्देश्य केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता से है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र है और हर प्रकार से स्वतंत्रता के माध्यम से अपना विकास कर सकता है। अब हम देखेंगे उदारवाद का विकास। सुकरात व अरस्तु के चिंतन में देखने को मिलता है। उदारवाद का सबसे पहला विकास अगर हम देखें तो पुराने विचारक सुकरात व अरस्तु के चिंतन में देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता और राजनैतिक स्वतंत्रता के विचारों का प्रतिपादन किया। उसके बाद अगर हम मध्य युग में बात करें तो धर्म गुरुओं के दास्ता का विरोध एवं धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करके उदारवाद के विकास में योगदान दिया। लास्किन ने भी कहा था कि मध्यकाल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद की उत्पत्ति हुई है। और हम अगर आधुनिक युग की बात करें तो उदारवाद के दर्शन इंग्लैंड में होते हैं, जिनमें से कुछ थिंकर्स जैसे वोल्टेयर, लॉक, रूसो, कांट, एडम स्मिथ, मिल, मॉन्टेस्क्यू, लास्की, बार्कर जैसे विचारकों को उदारवादी विचारकों का नाम दिया जाता है। अगर हम इसके विकास की बात करें तो यह 16वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। और अगर इसको परिभाषित करने की बात है तो 16वीं शताब्दी में उदारवाद को परिभाषित करने का श्रेय राजनीति विज्ञान के विचारक जॉन लॉक को जाता है और जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, यानी उदारवाद मुख्य रूप से किन किन बातों पर जोर देता है। जैसे उदारवाद सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से व्यक्तिक स्वतंत्रता का समर्थक है। दूसरा, उदारवादी विचारक मानते हैं कि मनुष्य ने अपने विवेक से ही आरंभ से अंत तक अपनी बुद्धि के अनुसार ही मानवता का मार्ग निर्धारित एवं विकसित किया है। तीसरा, उदारवादियों का मानना है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। वो प्राकृतिक अधिकार के समर्थक हैं। उदारवादी आगे कहते हैं कि पुरातन व्यवस्था के स्थान पर वे परंपरा युक्त नवीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं। वे पुराने इतिहास और पुरानी परंपरा का विरोध करते हैं। नेक्स्ट, वे धर्म निरपेक्षता के समर्थक हैं। वे आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं। आगे कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और उसका कार्य केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। अगर हम आधुनिक उदारवादियों की बात करें तो वे कहते हैं कि उपेक्षित वर्ग को नया जीवन देकर उनकी राजनैतिक उदासीनता दूर की जाए। इसके लिए संसदीय व्यवस्था का पूर्ण निर्माण किया जाए। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवादी इस बात पर भी बल देते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व लोक कल्याण के आदर्श के बीच संतुलन कायम रहे। अतः उदारवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है
जो अपने समसामयिक रूप में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्रीय शासन का समर्थन, लोक कल्याणकारी राज्य एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। यानी अगर हम बात करें कि उदारवादी किन किन बातों पर बल देते थे, तो उदारवादियों का मूल रूप से व्यक्ति की हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वो उनके व्यक्तित्व के विकास पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र पूर्वक बल देने के पक्ष में थे। और वो कहते थे कि आर्थिक रूप से व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर राज्य का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और वो राज्य को केवल व्यक्तित्व के विकास के लिए ही मानते थे। वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। तो इस प्रकार उदारवादी केवल राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक समझते हैं, वो उसको एक आवश्यक बुराई के रूप में भी रखते हैं। अतः उदारवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो अपने समसामयिक रूप में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्रीय शासन का समर्थन, लोक कल्याणकारी राज्य एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। अब इस प्रकार हम आते हैं उदारवाद की आलोचना और मूल्यांकन। उदारवाद की आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि आलोचना करते हुए प्रोफेसर मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा है कि मुक्त मानव समाज में आर्थिक स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिए जाने के कारण समसामयिक उदारवाद समाजवाद से काफ़ी दूर हो गया है। और इसी के आगे एडम बर्क उदारवाद पर यह आरोप लगाते हैं कि यह इतिहास और परंपरा के विरोधी हैं, जिसमें किसी भी समाज और विचारक के लिए परंपरा व इतिहास से अचानक नाता तोड़ना ना तो संभव है और ना ही उचित है। अनुदारवादियों का कहना है कि राज्य व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्तियों का विकसित रूप है, ना कि कृत्रिम रूप। यानी कि राज्यों को व्यक्तियों ने अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों के अनुसार विकसित किया है, ना कि वो कहीं कृत्रिम रूप से आया है। उसी की श्रृंखला में आदर्शवादियों का आरोप है कि व्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का विचार गलत है, यानी कि व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। इसी के आगे मार्क्सवादियों का आरोप है कि उदारवादी ऐतिहासिक परंपराओं की उपेक्षा करता है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बाद भी समसामयिक उदारवाद मुक्त आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने का प्रबल समर्थक है। इन सब के बाद भी इन सब विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि उदारवाद महत्वहीन विचारधारा नहीं है। उदारवाद के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार, विधि का शासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण आदि सिद्धांत उसके महत्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। मानवता का समर्थन होने के कारण आज भी उदारवादी विचारधारा शाश्वत महत्व की विचारधारा है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि उदारवादी दर्शन ने अपने विकास की लंबी यात्रा में समय समय पर आर्थिक नीति निर्धारकों, राजनीतिज्ञों व समाज सुधारकों के चिंतन को प्रभावित किया है। आधुनिक समय में यह समाजवादी विचारधारा से गहरा सरोकार रखती है। यानी उदारवादी विचारधारा या उदारवादी उपागम एक तरीके से अगर हम देखें तो 16वीं शताब्दी से लेकर आज के वर्तमान समय में भी हमारे संविधान के अंतर्गत और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी देखी जा सकती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जनता को स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार दिया गया है। और उदारवादियों ने भी जो अपना जोर इसी बात पर दिया था कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता हो।
व्यक्ति को हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर प्रकार से उसको किसी भी तरीके से हस्तक्षेप न किया जाए, उसको अपना विकास करने की पूर्णतः स्वतंत्रता हो। नमस्कार।